Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. नमस्कार, मेरा नाम अंकित सिंह राजपूत है। मैं ग्वालियर जिले का रहने वाला हूं और मैंने अभी मध्य प्रदेश सिविल जज 2022 की वैकेंसी में 8th रैंक हासिल की है। मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कर दूं इस सेशन में अपने आप को। उसके अलावा हम बात करेंगे कि मेरी जर्नी कैसी रही, मैं आपको गाइडेंस भी दूंगा कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, प्री मेंस इंटरव्यू में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, 3 साल की जो प्रैक्टिस कंपलसरी की गई है उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए, और अंत में मैं आपको कुछ एडवाइसेस भी दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अंकित सिंह राजपूत, ग्वालियर जिले से मेरी स्कूलिंग जो है वो सैनिक स्कूल रीवा से हुई। उसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन है BA LLB वो मैंने MIT यूनिवर्सिटी से किया, वहां मैंने सिल्वर मेडल जो है वो हासिल किया। मेरा LLM जो है वो जीवाजी यूनिवर्सिटी से मैंने किया। मैं UGC नेट भी क्वालिफाइड हूँ और वर्तमान में मैं PhD जो है वो परस्यू कर रहा हूँ, PhD मेरी चल रही है। मैंने इसके साथ ही MIT यूनिवर्सिटी में, जीवाजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है गेस्ट फैकल्टी के रूप में, और साथ में मैं अपनी वाइफ के साथ मिलकर कोचिंग भी दे रहा था सिविल जज के लिए पिछले 4 सालों से। मेरी कोचिंग का नाम विजन जुडिशरी है और मैं और मेरी वाइफ दोनों ही उसमें फाउंडर हैं उसके और उसको पढ़ाते हैं। हमने दोनों ने साथ में लास्ट टाइम भी सिविल जज का इंटरव्यू दिया था, जिसमें बहुत ही मिनिमल मार्क्स से हम लोग रह गए थे। इस बार मेरा क्वालिफाई हो गया, मेरी वाइफ एलिजिबल नहीं थी एग्जाम देने के लिए इस बार, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो रहेंगी। तो अपन चर्चा करते हैं कि आपको स्टार्ट कैसे करना चाहिए अपनी तैयारी में। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं सिविल जज की तैयारी में, क्या चीजें आवश्यक हैं, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? देखिए, 2-3 बातें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले इच्छा करिए, विल करिए। अगर आपके अंदर विल है, इच्छा है किसी एग्जाम को क्रैक करने की, तभी आप कर पाएंगे। तो विल आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके अंदर विल है, इच्छा है या नहीं उस पेपर को देने के लिए? देखिए, क्या है कि अगर आपने सोच लिया है कि आपको उसी एग्जाम को देना है, तो इसका मतलब आप किसी दूसरी नाव में पैर नहीं रखेंगे, साथ में आप उसी के पीछे लगेंगे, आप उसके प्रति डिवोशन रखेंगे, उसके प्रति ही आपकी लगन रहेगी। हार्ड वर्किंग आपकी केवल उस पर्टिकुलर एग्जाम के प्रति ही चलनी चाहिए। किसी भी कंपटीशन एग्जाम को निकालने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। तो आपको डिवोशन रखना है, विल चाहिए आपको। सबसे पहले खुद में इच्छा चाहिए कि आपको एग्जाम कैसे क्रैक करना है। तो जब आप में इच्छा जागृत हो जाएगी उस एग्जाम को क्रैक करने की, तो आप केवल उसी के पीछे लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बीच में किसी दूसरे एग्जाम की वैकेंसी आ जाएगी और उसको आप देने लग जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात जो सबसे जरूरी है, आप समझिए, डिसिप्लिन, अनुशासन आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके पास बचपन से अनुशासन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है अनुशासन, तो आप उस पर अभी से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जितनी चीजें लगती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए, वो सब कुछ अनुशासन से ही आ सकती हैं। जैसे कि हार्ड वर्क हो गया आपका, डिवोशन हो गया आपका टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, रूटीन आपको फॉलो करना है। ये केवल और केवल अनुशासन से, डिसिप्लिन से ही पॉसिबल हो सकता है। ये सब उसी का पार्ट होता है। तो मैंने अपनी तैयारी में, मैं काफी लकी रहा कि मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, तो मेरे अंदर वो अनुशासन जो है बचपन से है। अनुशासन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है पंक्चुअलिटी, कहीं पर लेट ना होना। मैं कभी लेट नहीं होता, कभी भी मैंने अपनी क्लास में मे आई कम इन नहीं बोला है आज तक, मैं कभी कहीं लेट नहीं होता। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तीसरी बात जो आपके लिए जरूरी है तैयारी स्टार्ट करने से पहले, वो ये कि आप जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उसको छोड़ दीजिए। जैसे सोशल मीडिया को आप छोड़ दीजिए। जो चीजें आपके फोकस में कमी लाती हैं उनको आपको छोड़ना होगा। तो आप, जैसे मैं सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे मैं पिछले 8 सालों से नहीं, मैंने इसको तैयारी से पहले ही छोड़ दिया था। मैं आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलूंगा। तो जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं आप छोड़िए उनको। चौथी चीज, अब स्टार्ट करने के वक्त में आपको ये सोचना रहता है कि आपको कोचिंग करनी है कि नहीं करनी है। देखिए, इस बात पर मैं कहूंगा कि ये सबके लिए सब्जेक्टिव है। आप कोचिंग करने वाले हो भी सकते हैं और आपका नेचर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा, आप स्वयं से पूछिए
कि आपको क्या किसी पुश की आवश्यकता है, क्या किसी पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए, क्या आप बिना कहे बिना प्रेशर के पढ़ सकते हैं, या फिर आपसे जब कोई बोले पढ़ने के लिए तभी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं? क्या आप अपना टाइम टेबल जो है इतने आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं कि स्वयं ही फॉलो कर सकते हैं क्या? अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, मैंने कोचिंग की थी, लेकिन मेरी वाइफ ने कभी कोचिंग नहीं की और इंटरव्यू उन्होंने भी दे रखा है सिविल जज का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक सर्टेन पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिस पर चल के ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप कोचिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। फिर दूसरी बात ये आती है आपके दिमाग में कि फिर कोचिंग आप करें तो फिर कौन सी आप कोचिंग परस्यू करें? तो देखिए, क्या है कि अगर जैसा पैटर्न हो गया है एमपी जुडिशरी का, आप किसी कोचिंग में जाते हैं और वो कोचिंग आपको लिमिटेड पढ़ा रही, लिमिटेड स्कोप आपका कवर कर रही है, लिमिटेड कोर्स कवर कर रही है, और कह रहे हैं कि इसी में से फंस जाएगा, तो जरूर उस कोचिंग को आप छोड़ दीजिए, तुरंत छोड़ दीजिए, वहां से बाहर निकल आइए। लिमिट का कोई स्कोप अभी नहीं है। खास तौर से जब फर्स्ट टाइम पर आप तैयारी करने के लिए शुरुआत जब करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में, छोड़ना आपको कुछ नहीं। कोर्स में एक लाइन भी आप छोड़ नहीं सकते, ये स्कोप आपके पास नहीं है। वो बाद में आएगा, जब आप रिवीजन के फेज में होंगे तब आप डिसाइड करेंगे क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। लेकिन जब पहली बार आप पढ़ते हैं तो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं, एक एक लाइन पढ़ डाली। तो अब स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं कि अपन शुरुआत कैसे करें। जैसे 3 स्टेजेस में इसका पेपर होता है, प्री होता है, मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। प्री है जो आप जानते हैं कि 150 नंबर का होता है, उसमें लॉ जो है वो 120 नंबर का आता है, 10 की जीके है, 10 की इंग्लिश है, 10 का कंप्यूटर है। ये प्री का आपका फॉर्मेट है। प्री को आपको अप्रोच कैसे करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप बेर एक्ट पढ़ना सीखिए, बेर एक्ट को पढ़िए, बेर एक्ट पर फोकस करिए। जब तक आपके बेर एक्ट कंठस्थ ना हो जाएं, आपको बुक्स भी नहीं देखनी है। मैंने कई बार ऐसे इंटरव्यूज में मैं सुनता रहता हूं, जो लोग बन भी जाते हैं जजेस, वो कहते हैं कि नहीं, बुक्स से उन्होंने काफी तैयारी। बुक से नहीं करनी है आपको तैयारी, आप बेर एक्ट पर पहले कमांड बनाइए। बेर एक्ट पर अगर आप कमांड बनाएंगे तो जरूर जो है आप पहुंच जाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। ये आपका पहला स्टेप है। बेर एक्ट को आपको कंठस्थ करना है, उस पर आपको कमांड प्राप्त करनी है। तो बेर एक्ट को पढ़िए आप, और बेर एक्ट में एक भी सेक्शन आपको छोड़ना नहीं है, सारी चीजें आप पढ़ डालिए बेर एक्ट में। और जब फर्स्ट टाइम आप रीडिंग करते हैं, वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग है, वहां से आपकी शुरुआत हो रही है। तो आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में गलत नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट रीडिंग याद करने के लिए नहीं है, रटने के लिए नहीं है, वो केवल और केवल कॉन्सेप्ट के लिए होती है। तो जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, चाहे आपको याद रहे चाहे ना रहे। तो आप जब फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट याद कर रहे हैं, उस समय आप नोट्स भी बनाएं, क्योंकि ये पक्का है कि जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप भूल चुके होंगे कि पहला सब्जेक्ट आपने क्या पढ़ा था। और आप जब उसको रिवाइज करने भी बैठेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा ही नहीं है, आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपके साथ ऐसा होने वाला है। और इसीलिए जब आप पढ़ेंगे तो आप नोट्स जरूर बनाइए। देखिए, सबका तरीका अलग अलग होता है। आपके नोट्स बुलेट पॉइंट्स में हो सकते हैं, आपके एक्सटेंसिव नोट्स हो सकते हैं, ये सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। मैंने आपको बताया कि सक्सेस तक पहुंचने का कोई एक रास्ता नहीं है, कई सारे रास्ते होते हैं। आपका अपना खुद का बनाया हुआ एक अलग तरीका हो सकता है जिससे आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो नोट्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसके लिए किसी और को फॉलो करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। अपने स्वयं के नोट्स बनाइए, किसी और के नोट्स से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आपको अपनी कमियां पता है। अब बनाते कैसे हैं नोट्स? जैसे आपने कोई सेक्शन पढ़ा बेर एक्ट का, सेक्शन पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसको डिटेल में लिखना है। देखिए, नोट्स का काम शॉर्ट करना नहीं होता, जहां तक मैं समझता हूं। नोट्स का काम होता है बड़ा करना, छोटी बात को इस तरीके से एक्सप्लेन करना अपनी ही लैंग्वेज में कि आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। नोट्स का काम बड़ा करना होता है। तो आपको वो नोट्स की जो जरूरत है वो आपको पूरी जर्नी में पड़ेगी, और जर्नी कंप्लीट होने के बावजूद जब आप जज बन भी जाओगे, उसके बावजूद आपको उन नोट्स की जरूरत पड़ती रहेगी। तो इसलिए वो आपकी लाइफ की पूंजी होने वाली है। आप नोट्स बहुत अच्छे बनाइए, चाहे आप उनको याद रख पाए फर्स्ट टाइम में, चाहे ना रख पाए। मैंने बताया, कॉन्सेप्ट आपका गलत नहीं होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आपकी कॉपी में, आपके नोट्स में सही उतरना चाहिए। तो इसलिए पूरी दम आप लगा दीजिए, एक एक लाइन समझिए, सबके नोट्स तैयार कर लीजिए। फिर जब आपका रिवीजन का फेस आता है, तब आप जरूर उसमें छटनी करेंगे, आप अंडरलाइन कर लेंगे, कुछ पेजों को आप चिपका सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ें तो पूरा पूरा पढ़ें, कुछ भी छोड़ने का उसमें नहीं। तो कितना समय इसमें लग जाएगा? इसमें देखिए क्या है कि जब आप कोर्स देखेंगे तो 15 सब्जेक्ट उसमें लॉ के हैं, फिर इंग्लिश है, कंप्यूटर है, जीके है। तो ये सब करने में आपको 1.5 साल से 2 साल लगना चाहिए, इतना ही लगता है, और आपको लगना चाहिए। इतनी मेहनत आप करेंगे। ये फर्स्ट रीडिंग की मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट रीडिंग जो आपने केवल कॉन्सेप्ट समझते हुए सभी के नोट्स आपने तैयार कर लिए, ये इतना लगेगा। तो हम तो जैसे अपनी कोचिंग में ये सारी चीजें कराते हैं, हम इंग्लिश भी कराते हैं, कंप्यूटर कराते हैं,
हम जीके भी कराते हैं, लॉ तो फिर कराते ही हैं, कुछ छुड़वाते नहीं उसमें से, हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो भी प्रोवाइड करते ही हैं। तो सारी चीजें प्रोवाइड करने के बाद 1.5 साल से लेकर 2 साल आपको इतना लगना चाहिए। अगर आपको इतना समय लग चुका है, उसके बाद आपकी स्टेज आती है फर्स्ट रिवीजन की। रिवीजन का भी कई फेस होते हैं। फर्स्ट रिवीजन आपको 6 महीना ले लेगा और आपको उतना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि आप भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे कि आपने पहला सब्जेक्ट क्या पढ़ा था, लेकिन आपके नोट्स अगर अच्छे हैं तो आप बहुत तेजी से उसको रिकॉल कर पाएंगे, आप वापस पहुंच जाएंगे वहीं पर जैसे जैसे आपने प्रिपेयर करी थी। तो इसलिए आपके नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो आप नोट्स अगर अच्छा बनाएंगे, आप रिकॉल कर लेंगे, वहीं पर पहुंच जाएंगे और आपका फर्स्ट रिवीजन अच्छा होगा। फर्स्ट रिवीजन में आपको थोड़ी सी छटनी करनी है, फिर आपको कुछ कुछ फर्स्ट रिवीजन से ही आपको सेक्शंस याद होने लगेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो आपके दिमाग में जाने लगेंगे। सेकंड रिवीजन में और इंपॉर्टेंट सेक्शंस, थर्ड रिवीजन में और जो बचे कुछ सेक्शंस है, ऐसे करते करते कई रिवीजन्स आपको पूरे कोर्स के लगते हैं, जब आपको पूरा का पूरा एक एक सेक्शन, हर एक एक्ट का आपको याद हो जाएगा। अच्छा, क्या बेरेट की लैंग्वेज आपको फॉलो करनी है क्या? जी हाँ, बेरेट की लैंग्वेज आपको फॉलो करनी चाहिए। एक आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, बहुत ही एवरेज बच्चों को मैंने निकालते देखा है कंपटीशन, है ना। आपको बिल्कुल तैयारी में डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बेरेट की लैंग्वेज से भी ना डरें। एक समय जरूर ऐसा आएगा जब आप सोचने भी बेरेट की लैंग्वेज में लगेंगे, आप लिखने भी बेरेट की लैंग्वेज में लगेंगे, आपको केवल और केवल बेरेट की लैंग्वेज ही समझ में आएगी, नॉर्मल इंग्लिश से ज्यादा। तो ये समय आपके जीवन में आने वाला है, बशर्ते आप लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रख रहे हैं अपनी पढ़ाई में। ये ऑटोमेटिक हो रहा है, इसमें आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हैं तो बेरेट की लैंग्वेज को ही फॉलो आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। ये आप करिए। तो बेरेट की लैंग्वेज पर चलिए। ज्यादा सिंप्लीफाई करने के चक्कर में बहुत इजी वाली इंग्लिश मत लिख लीजिए। आप जो आपके कीवर्ड्स होते हैं बेरेट के, आप अपने नोट्स में उन कीवर्ड्स को ही लिखिए, है ना। जहां पर कंसेंट है तो कंसेंट लिखिए, उसको परमिशन मत कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कंसेंट है तो कंसेंट लिखिए, है ना। विल है तो विल लिखिए, आप उसको कुछ और नहीं कर सकते, उसका सिनोनिम नहीं लिखना है आपको। तो जब आप ओवर सिंप्लीफाई ना करिएगा अपनी नोट्स में, जो लीगल टर्मिनोलॉजी आपकी चली आ रही है बेरेट में, उसको आप अपने नोट्स में भी फॉलो करिए। फिर समझाने के तरीके में आप किसी भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। आप हिंदी इंग्लिश मिक्स भी जो चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, इस चीज में कोई शक नहीं। तो प्री की तैयारी आपकी इसी प्रकार से होती है। प्री ही तीनों स्टेजेस में मैं समझता हूं कि स्क्रीनिंग वाला जो स्टेज है और यही टफेस्ट है। प्री टफेस्ट इसलिए मैं आपको कहता हूं क्योंकि इसमें आपने जितनी भी तैयारी की, जहां जहां कोने कोने से आपने तैयारी की है, उस सब की जरूरत आपको प्री में पड़ती है। ये स्क्रीनिंग है। यहाँ पे जितने लोग फॉर्म भरते हैं उसका 1% बच्चा जो है वो प्री निकाल पाता है, बाकी 99% बच्चे प्री में ही आउट हो जाते हैं। वो स्क्रीनिंग है। तो टफ भी आपको यही पड़ता है। तो प्री के लिए आपको क्या करना है, ये जितनी भी आप तैयारी कर रहे हैं इनिशियली, ये प्री के लिए, ये आप पूरी की पूरी तैयारी इसमें डाल रहे हैं अपनी। तो आपको क्या करना है, नोट्स अच्छे बनाने, कॉन्सेप्ट अच्छे करने, फिर उसके बाद याद करने का फेज जो है वो बाद में आता है। पहले कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दीजिए, फिर आपको याद करना है। तो ये प्री की तैयारी हो गई। देखिए, प्री में हो सकता है एक आध बार आपको सफलता ना मिले। आप हमेशा अपनी पिछले फेलियर से सीखकर आगे बढ़ते हैं और अगली बार जरूर आप अच्छा करते हैं। अच्छा, एक आध नंबर से आपका रह गया है तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें अगली बार आपके 5, 6 नंबर, 10 नंबर भी ज्यादा हो सकते हैं कट ऑफ से। इस बार का जो 2022 की वैकेंसी थी, मेरे प्री में जो नंबर्स थे वो जनरल के कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा थे प्री के कट ऑफ में। तो आप हमेशा ही इंप्रूव करते हो और जितनी भी मैंने दी है, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, जितने भी मैंने दिए हैं हमेशा इंप्रूवमेंट ही हुआ है। कभी पीछे मुड़ के अपन नहीं देखते, बशर्ते आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। अब आते हैं अपन मेंस की तरफ। मेंस की तैयारी आपको किस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए। देखिए, आपकी जब पूरी की पूरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, पूरी तैयारी कैसे, मैंने बताया 1.5-2 साल आपको लग रहा है फर्स्ट रीडिंग में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, नोट्स बनाने में। उसके बाद 6 महीने आपको फर्स्ट रिवीजन में लग रहे हैं, 3 महीने आपको शायद सेकंड रिवीजन में लगे। इतना अगर आपका हो चुका है, उसके बाद आप मेंस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। मेंस पर कैसे फोकस किया जाता है, देखिए एमपी का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं मेंस में। वो क्वेश्चंस भी आपको पता होंगे, आपको उसके आंसर्स तैयार करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको जजमेंट राइटिंग पहले से सीख लीजिए। नोट प्री के रिजल्ट के बाद जजमेंट राइटिंग का समय आपको नहीं मिलता है, तो जजमेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, ये आप पहले ही कर लीजिए। मेंस तक का वेट ना करें, उस प्री के रिजल्ट का आप वेट ना करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये गलती होगी। तो आप पहले से तैयार रखिए, अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पहले से करने लगिए, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप है। ऐसा नहीं कि प्री की तैयारी आदि हो पाए और आप तुरंत मेंस में लग गए, आप तुरंत ही दूसरी वैकेंसी दूसरे स्टेट की आ गई तो उधर दौड़ लिए, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। अगर आप 2 नावों में पैर रखेंगे आप डूब जाएंगे। तो इसलिए आपको एक में ही लगना है। जब तक आप इतने तैयार नहीं हैं
कि कल को अगर वैकेंसी आ जाए और कल ही के कल आप क्रैक कर पाए, अगर आप समझते हैं कि मैं इतना तैयार हूं एमपी में कि कल को वैकेंसी आ जाए मैं कल ही क्रैक कर दूं, तब फिर आप दूसरी स्टेट की तरफ झांकिए, तब आप दूसरे एग्जाम्स की तरफ देखिए, तब आप बैकअप पर अपने काम करिए, तब आप दूसरे करियर के बारे में सोचिए। अगर आप इतने तैयार नहीं हैं तो बिल्कुल ऐसा ना करें। तो मेंस को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है ये आपने देख लिया कि मेंस की तैयारी आप वेट ना करें प्री के रिजल्ट के लिए, आपको पहले से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको आंसर राइटिंग पहले से स्टार्ट करनी चाहिए, जजमेंट राइटिंग पर आप काम करिए, आप ट्रांसलेशन पर काम करिए, ये काफी जरूरी चीजें हैं और इसके लिए आप बिल्कुल रिजल्ट का वेट ना करिए, पहले से इसको करना है। अच्छा, आप परस्यू कैसे करेंगे इस चीज में, कैसे तैयारी करनी है? देखिए क्या है कि जब आपने प्री की तैयारी करी थी आपका 90% मेंस वहीं पर हो गया था, यही सच्चाई है। 90% मेंस आपका उस प्री से ही आता है, उसको प्री के कंटेंट के बाहर का कुछ नहीं आता। अब आपको करना क्या है, उसको सिस्टमेटिकली जमाना रहता है। जैसे कोई अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो उसका आंसर फ्रेमिंग कैसे हो सकती है, क्या इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, किसी भी आंसर का क्या हो सकता है, उस पर्टिकुलर आंसर को अपन को बाकी एक्ट से कैसे कनेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे रेस जुडिकाटा का या डबल जेओपार्डी का क्वेश्चन आता है तो आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखेंगे, आप उसमें सीआरपीसी भी लिख रहे हैं, आप उसमें जो है एविडेंस एक्ट भी डाल सकते हैं, आप सीपीसी में रेस जुडिकाटा का भी उसमें यूज कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है एक कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं एक्ट 4 तो ये किस तरीके से किया जाता है। आप जूरिस्प्रूडेंस से क्या कनेक्ट कर सकते हैं, क्या आप बेंथम से, क्या ऑस्टिन से, क्या इनसे आप जोड़ सकते हैं अपने आंसर्स को। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा करेगा आपके आंसर्स को, बिल्कुल अलग बना देगा आपके आंसर्स को। तो हम तो जैसे कराते हैं अपनी कोचिंग में मेंस के लिए तैयारी, तो हम सिनॉप्सिस पे काफी ध्यान देते हैं इस चीज को कि किसी पर्टिकुलर आंसर की आंसर फ्रेमिंग कैसी होनी चाहिए, उसको जूरिस्प्रूडेंस से कैसे कनेक्ट करना है, उसको बाकी एक्ट से कैसे कनेक्ट करना है, अट्रैक्टिव कैसे बनाना है किसी आंसर्स को। तो ये मेंस की तैयारी होती है। मेंस में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, आंसर राइटिंग की आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करें। वहां पर जब मेंस होता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो अब जैसे नया पैटर्न आ गया है कि चारों पेपर में आपको 50-50 मार्क्स जो हैं वो लाने कंपलसरी हो गए, तो प्रेशर बहुत बनता है आपके दिमाग में, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि एक पेपर आपका बेकार चला गया तो अगले पेपर में आप कवर अप कर लेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट तो आपका हट गया, क्यों? क्योंकि आपको हर एक पेपर में 50-50 नंबर लाने आप कंपलसरी हो गया, तो प्रेशर आपके दिमाग में बहुत रहेगा और उसके साथ साथ आपको पेपर कंप्लीट करना है। मींस आपका केवल और केवल तभी रुक सकता है जब आपका पेपर कंप्लीट ना हुआ हो। अगर आपका पेपर अच्छे से कंप्लीट हो गया है और ठीक ठाक भी आपने सब में आंसर कर दिए हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि आपका मेंस निकलने वाला। तो पेपर आपको छोड़ना नहीं किसी हालत में। प्री के लिए भी मैंने आपको ये बोला कि प्री में आपका केवल तब ही नहीं होगा जब आप वो गलत कर दें जो आपको आता है। ये आप समझ लीजिए, आपका प्री केवल तब रुक सकता है अगर आपकी तैयारी अच्छी है, जब आप वो गलत कर दें जो आपको आता था। यानी कि जब आप सिली मिस्टेक करेंगे तभी आपका प्री रुक पाएगा, नहीं तो कोई चांस नहीं है। टफ क्वेश्चंस केवल और केवल कट ऑफ नीचे करने का काम करते हैं और उसका कोई बड़ा रोल नहीं होता। जब भी टफ क्वेश्चन आएंगे, वैकेंसी का कोई अर्थ नहीं कि कितनी आई हुई हैं, टफ क्वेश्चंस हमेशा उतना नंबर का कट ऑफ आपका कम कर देंगे। तो आप कम से कम क्या करें, प्री के लिए मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूं कि अपने कोर्स को लिमिट करें और बार बार पढ़ें। अनलिमिटेड कोर्स पढ़ने से अच्छा यह है कि आप कोर्स को लिमिट करिए और 20 बार पढ़िए, लिमिट करिए और 20 बार पढ़िए। इसको करिए आप, बजाय इसके कि आप अनलिमिटेड पढ़ रहे हैं अपने कोर्स को। फिर जब आपने लिमिट कर लिया अपने कोर्स को, उसके बाहर से अगर मान लीजिए आ भी जाए तो उससे आपके सिलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने लिमिट करके पढ़ा हुआ है, उसी में से 100% ये बात है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते आपको वो चीजें याद रहे। अब याद कभी कभी क्या है, जैसे मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती थी कि मुझे न्यूमेरिकल फिगर्स जो हैं वो याद नहीं होते थे। न्यूमेरिकल फिगर्स यानी जैसे यहां पर 30 दिन लिखा हुआ है, उसको आपने 3 महीना कर दिया, या आपने 6 महीने की जगह 60 दिन आपको याद आ रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको बड़ी परेशानी होती है इस चीज को याद रख पाने में कि न्यूमेरिकल फिगर्स क्या हो सकते हैं। कभी कभी आपको अथॉरिटीज में दिक्कत हो सकती है कि वहां पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा हुआ था कि हाई कोर्ट लिखा हुआ था, आपको ये परेशानी हो सकती है। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको जब आप तैयारी कर रहे हैं तो एक अलग कॉपी बना लीजिए। अलग कॉपी कैसे बना लीजिए, आपको अगर न्यूमेरिकल फिगर्स में दिक्कत है तो मैंने क्या किया, मैंने न्यूमेरिकल फिगर्स के लिए एक अलग कॉपी बना ली। इतनी पतली सी डायरी में 12 के 12 एक्ट, उस समय 12 आते थे, तो 12 के 12 एक्टों के जहां जहां पे नंबर्स दिए हुए हैं, चाहे वो कुछ भी हो, 30 दिन हो, 5 महीने, 5 आदमी, है ना, इस प्रकार से कुछ भी अगर दिया हो, तो वो
मैंने एक डायरी में पूरा अलग से बना दिया। इसका फायदा क्या होता है, जब नोटिफिकेशन आपका आ जाता है तो केवल आप उसको ही पलट रहे हैं। जब आप उसको पलट रहे हैं सुबह उठ के, 2 घंटे का काम है और आपका पूरा रिवाइज हो जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल फिगर्स, सारी अथॉरिटीज आपकी रिवाइज हो चुकी होंगी। स्टेजेस के लिए भी मैंने एक अलग बनाई थी कि बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। तो ये स्टेजेस के लिए भी बनाया हुआ था मैंने एक अलग से कॉपी। तो आप केवल इनको पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कंपैरेटिव स्टडी हो जा रही है हर एक एक्ट की, तो आपको ये चीजें तो याद रहेंगी। इसका फायदा क्या मिलता है मैं ये बताता हूं आपको, कि जब आप अपना प्री का पूरा कोर्स रिवाइज करने के लिए बैठेंगे तो आपका ध्यान जो है उन पर्टिकुलर न्यूमेरिकल फिगर्स पर नहीं जाएगा, आपका अथॉरिटीज पर ध्यान नहीं जाएगा, आपका स्टेजेस पर ध्यान नहीं जाएगा, तो आपका ध्यान जाएगा उन बाकी की इंपॉर्टेंट चीजों पर, जिस पैटर्न पर आप चीजें जो है आपसे प्री में पूछी जा रही है। तो ये आपका बड़ा फायदा होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल फिगर आप बिल्कुल बताने के लिए तैयार बैठे हो, आप अथॉरिटीज बताने के लिए तैयार बैठे हो, स्टेजेस बताने के लिए तैयार बैठे हो, तो फिर आपका ध्यान जाएगा कहां पर जब आप रिवाइज करेंगे, बाकी चीजों पर जाएगा। जबकि बाकी बच्चे क्या करते हैं, जो बाकी लोग जो तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, जब पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं तो वो न्यूमेरिकल फिगर पर भी ध्यान जा रहा है, उनका अथॉरिटीज पर भी ध्यान जा रहा है, सारी चीजों पर ध्यान जा रहा है, तो उसमें से कुछ चीजें आपको याद हो रह पाती हैं चाहे, और कुछ चीजें जो है याद नहीं रह पाती। तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी कमी क्या है? ये मैंने आपको अपनी कमी बताई है, आपको कैसे पता चलेगी? आप पेपर दीजिए, आपकी तैयारी हो कंप्लीट चाहे ना हो पाए, आप हमेशा पेपर दीजिए। पेपर देने से जो चीज आप सीखते हैं वो टेस्ट देने से आप नहीं सीखते हैं। आपको अपनी कमियां उसमें समझ में आती हैं और फिर उन कमियों पे जो है आप काम करिए। आप देखिए कि आपको अलग से कौन सी डायरी बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है, आप उस पर काम करेंगे, 100% अगली बार आपको सफलता मिल जाएगी, ये तय बात मान लीजिए आप। दूसरा ये कि कुछ डाउट्स ये होते हैं कि आपको, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको बुक से पढ़ना चाहिए, नहीं, आपको बुक से नहीं पढ़ना। आप जब तक डायरेक्ट आपकी कंठस्थ नहीं है बुक की तरफ आप देखें ना। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, मेंस की मैं बात कर रहा था कि अब डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मेंस में काफी पूछे जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, देखिए लाइव लॉ जो है आपका, उसमें हाफ ईयरली डाइजेस्ट, क्वार्टरली डाइजेस्ट, मंथली डाइजेस्ट, एनुअल डाइजेस्ट, इनके केसेस आप निकाल लीजिए। करंट में चलने वाले केसेस से ही आपका पूरा का पूरा कोर्स जो है, जो क्वेश्चंस है वो कवर हो जाते हैं। जैसे इस बार के मेंस में आप देख लीजिए ना, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई की गाइडलाइंस पूछ ली गई थी केस की, जो लेटेस्ट केस आया हुआ था। अब ये आपको डायरेक्ट में देखने के नहीं मिलता, ये आपके पुराने पैटर्न में भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये कैसे आप यहां तक पहुंचेंगे? आप ऐसे पहुंचेंगे कि आप लगातार केसेस पढ़ते रहिए। लगातार केस पढ़ने से जो नए कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं उनका यूज आपको प्री में भी पड़ेगा, मेंस में पड़ेगा, और इंटरव्यू तो पूरा का पूरा उसी पे बेस्ड है। पूरा इंटरव्यू इसी पैटर्न पे चलने वाला है आपका, प्रैक्टिकल पैटर्न पर। तो आपको जजमेंट तो पढ़नी ही है, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप जजमेंट पढ़िए। जजमेंट पढ़ेंगे, डाइजेस्ट निकाल लीजिए, अंडरलाइन करिए, उसमें गाइडलाइंस अलग से लिखने की आवश्यकता है, अलग से उसको लिख लीजिए। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये आपका सब कुछ कवर कर देगा। पहले क्या है कि केस लॉस भी नहीं आते थे प्री के पैटर्न में, अगर आप पुराना पैटर्न देखें तो केस लॉस नहीं आते थे, लेकिन अब 20-20 केसेस आते हैं प्री में ही अकेले। तो आपको केसेस पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके अलावा दूसरा, क्या ओटी लगानी चाहिए? जी हाँ, आप जब किसी पर्टिकुलर एक्ट के रिवीजन को कंप्लीट कर लें तो उसके बाद उसकी ओटी लगाइए, 100-200 जितनी भी ओटी हैं। मैं कुछ लोगों को ये बोलते सुनता हूं कि नहीं आप दिन में 1000 ओटी लगाएंगे तभी हो पाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, ऐसा मत करिए। आपका जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 100-200 ओटी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप लगा लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है। ओटी लेकिन लगाए बिना प्री देने मत जाइएगा, ओटी जरूर लगाइए। उससे पहले आप, अगर आप कोई और अटेम्प्ट देने का आपको मौका मिलता है इधर उधर के स्टेट का, तो आप देने के लिए देखने के लिए, अपनी तैयारी का स्तर देखने के लिए जरूर देके आइए। उससे आपको सीखने के लिए बहुत मिलता है। चाहे तैयारी आपकी कंप्लीट हुई हो चाहे ना हुई हो, आप हमेशा जो है एग्जाम दे के आइए। दूसरी बात, मेंस की अपन ने बात की। मेंस के बाद आता है इंटरव्यू का स्टेज। इंटरव्यू का पैटर्न भी पिछली बार से बदल चुका है। लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था, इस टाइम भी मैंने इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू में क्या चेंज आ गया है कि अब जो इंटरव्यू आपका चल रहा है वो प्रैक्टिकल बेस्ड चल रहा है, उसका डायरेक्ट से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं बचा। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको अप्रोच कैसे रखनी है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रैक्टिकल के लिए अप्रोच आपको ये रखनी है कि आप जजमेंट्स पढ़ें, जितना हो सके उतना जजमेंट्स आप पढ़ते रहें। रेगुलर में डाल दीजिए, जैसे यूपीएससी की तैयारी वाले रेगुलर में न्यूज़पेपर को डालते, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हर दिन सुबह उठ के। आप लाइव लॉ पढ़िए। आपके लिए ये काम है कि डेली हैबिट बना लीजिए लाइव लॉ के जजमेंट्स पढ़ने की, और ये डेली का आपका काम होना चाहिए। अगर आप ये कर पा रहे हैं ना, आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है, कोई आपका नहीं रोक सकता, क्योंकि मेंस भी उस पर ही बेस्ड है, आपका इंटरव्यू भी उसी पे बेस्ड है। कैसे रुक पाएगा आपका? तो
ये आपको करना है। तो इंटरव्यू की तैयारी आप इस तरीके से करिए। तो हम भी अपनी कोचिंग में जो है प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, तीनों के लिए प्रिपेयर कराते हैं। मैं और मेरी वाइफ इस चीज को जो है प्रिपेयर कराते हैं। फिर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो चुकी है, ये है कि 3 साल की प्रैक्टिस जो है वो अब कंपलसरी कर दी गई है। तो इस दौरान आपको क्या करना चाहिए? 3 साल की प्रैक्टिस जो कंपलसरी हो गई है, इसका मतलब ये है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल तक तो कम से कम अटेम्प्ट नहीं दे सकते। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको ये समझ लीजिए कि अगर आपकी तैयारी लगभग तैयार है और फिर भी आपके पास 2 साल या 1.5 साल अभी बचे हुए हैं, तो अपने बैकअप पे काम करिए। बैकअप पे कैसे काम करेंगे? आप एलएलएम करेंगे। आप साथ में एलएलएम कर लीजिए, आप यूजीसी नेट निकाल लीजिए, आप पीएचडी परस्यू कर लीजिए। लेकिन बैकअप पर आप केवल और केवल तभी जाएंगे जब आपकी तैयारी कंठस्थ है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और आप जल्दी स्टेबल होने के चक्कर में, चंद पैसे कमाने के चक्कर में, जल्दी सेटल होने के चक्कर में अगर इधर उधर जॉब ले लेते हैं, तो ये आप गलती करेंगे। आप वेट करिए। अगर आपको यकीन है, आपको थोड़ा बहुत भी यकीन है कि आप सिविल जज का एग्जाम जो है वो निकाल सकते हैं, आप 3 साल वेट कर लीजिए। मेरी आपको ये एडवाइस है, आप वेट करिए। क्योंकि आपने अगर कोई जॉब पकड़ ली तो वहां से निकल पाकर और फिर से सिविल जज की तैयारी कर पाना या उसको क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल की बात है। दूसरा, जॉब ज्वाइन करने से आपकी जो 3 साल की प्रैक्टिस है वो काउंट नहीं होगी, वो वहीं के वहीं रुक जाएगी। और आप बाद में फिर आपकी के पास कोई रिग्रेट ना रहे इस चीज को कि आप परस्यू कर सकते थे, आप एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो सकते थे, लेकिन आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जल्दी स्टेबिलिटी के चक्कर में आपने दूसरी जो है जॉब पकड़ ली है। तो आपके जैसे बहुत ही ब्रिलियंट माइंड्स ऐसे रहेंगे जो बहुत सारी जॉब पकड़ चुके होंगे, और बहुत ही कम कंपटीशन जो है वो रह जाएगा उन बच्चों के लिए जो लगातार लगे हुए हैं सिविल जज की तैयारी में। तो आप साथ में एडवोकेसी भी करिए, प्रैक्टिस करिए, आप कोर्ट जाइए, सीखने की कोशिश करिए, काम सीखिए। दूसरा, आप बैकअप पे काम करिए। बैकअप पे लेकिन काम तभी करेंगे जब आपका तैयार है। जैसे हम लोगों ने अपने बैकअप को क्या चूज किया, हमने एकेडमिक्स को चूज किया। मैंने, मेरी वाइफ ने जो है एमिटी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ग्रुप में काम किया, जीवा यूनिवर्सिटी में काम किया, अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर है प्रेस्टीज में। तो हमने इस पे काम किया। हमने लगभग कुल मिलाकर हम देखें तो 50 से ज्यादा हमारे रिसर्च पेपर जो हैं वो हमने प्रेजेंट किए हैं। लगभग 25 से ज्यादा हमारे रिसर्च पेपर जो हैं पब्लिश हैं। हमारे नाम से 2 पेटेंट हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने अपने बैकअप को इस तरीके से परस्यू किया जैसे कि वो हमारा प्राइमरी एम हो। तो आप अपने बैकअप पर लेकिन तभी काम करेंगे केवल और केवल तब जब आपकी तैयारी कंठस्थ है। मैं रेडी था कि कल भी वैकेंसी आ जाए तो मैंने क्रैक कर दूंगा, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। 2022 की ये वैकेंसी थी, 2025 में आके क्लियर हुई है, मुझे मौका नहीं मिल रहा। तो जब आप रेडी हो जाएं क्रैक करने के लिए, तब जाकर बैकअप पे काम करें और बहुत दम से करें, बिल्कुल दम से करिए, क्योंकि बैकअप बहुत जरूरी है। 1% ही सही लेकिन लक तो होता है, 1% ही सही लेकिन वो लक होता है, और आपको हमेशा बैकअप के लिए तैयार रहना चाहिए। तो 3 साल बिल्कुल निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि 3 साल आपके कहां चले गए, और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे सिविल जज की तैयारी करने के लिए। बहुत ज्यादा कोई कंपटीशन भी आपको फेस करना नहीं पड़ेगा और आप बहुत आसानी से उस पेपर को क्रैक कर सकते हैं, अगर आप बशर्ते कंसिस्टेंसी और पेशेंस जो है वो बनाए हुए हैं, तो आप बिल्कुल उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। साथ में आपका बैकअप तैयार है। मान लीजिए नहीं भी आपका हो पाया 1 अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में, तो उस समय पे आपको पेशेंस की बहुत आवश्यकता है। आपको अपने आप से केवल एक बात कहनी है कि एक बार और। केवल उन्हीं लोगों का रह जाएगा जो केवल अपने आप से ये बात नहीं कर पाएंगे कि एक बार और। आप केवल अपने आप से बोलिए एक बार और आपका 100% मैं बता रहा हूं कि आप सिलेक्शन आपका होने वाला है। क्योंकि देखिए, एक बार आपके अटेम्प्ट अगर बचे हुए हैं, तो जब तक आपका फाइनल अटेम्प्ट नहीं हो जाता, आपको लगातार तैयारी करनी चाहिए, लगातार आपको अटेम्प्ट देना चाहिए। एक बार आप ओवर एज हो गए तो जरूर आप रिग्रेट करेंगे इस चीज को कि आप कर सकते थे, आपने करीब तक पहुंचे थे, एक बार और करते तो हो जाता। आपके दिमाग में कोई रिग्रेट ना रहे। देखिए क्या है कि 35 साल जो है वो इसकी लास्ट एज लिमिट है। अगर आप 35 साल की उम्र में भी क्रैक कर लेते हैं, वैसे आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला, लेकिन अगर फिर भी 35 साल की उम्र में भी आप इसको क्रैक कर लेते हैं तो इट इज वर्थ इट। ये बिल्कुल वर्थ है। आप बिल्कुल ट्राई करिए 35 साल की उम्र में भी इसको क्रैक करने की। आपको कोई भी आपके समाज में किसी को भी ये याद नहीं रहेगा कि आपको कितना लंबा समय लग गया इस चीज को क्रैक करने के लिए। अगर आप एक बार क्रैक कर देंगे, आप सब भूल जाएंगे, आपको कोई रिग्रेट अपनी लाइफ में नहीं रहने वाला। तो जरूर अपने आप से एक बार बोलिए कि एक बार और आप बिल्कुल 100% जो है मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप क्रैक कर लेंगे। केवल पेशेंस का और कंसिस्टेंसी का खेल है। केवल कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है लगातार। फिर जो प्रॉब्लम्स हैं, आप वो क्या क्या फेस करते हैं अपनी तैयारी के दौरान। देखिए, प्रॉब्लम्स में मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी फोकस में काफी कमी हो जाती है। कभी कभी फोकस में आपकी जो कमी होती है वो आप कैसे दूर करेंगे, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि सोशल मीडिया को आप दूर कर दीजिए। जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं वो दूर कर दीजिए उस चीज से अपने आप को। जब आप डिस्ट्रैक्शन को दूर कर देंगे
और थोड़ा बहुत समय स्पिरिचुअलिटी को, मेडिटेशन को, भक्ति में आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। इससे आपके फोकस में काफी वृद्धि होगी, क्योंकि अगर आप देखें आज का समय कैसा हो गया है कि अगर आप 5 पेज पढ़ रहे हैं, 6वां पेज आपसे देखा नहीं जाएगा, आपको जरूर मोबाइल की तरफ देखना है, आपका ध्यान कहीं स्क्रीन की तरफ जा रहा है, आप भटक रहा है। वो इसलिए है क्योंकि आपके पास फोकस नहीं है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल आप मोबाइल साइड में रख दीजिए, मेडिटेशन करिए। इस तरीके से फोकस में वृद्धि करने के जो भी तरीके होते हैं वो आपको अपनाने चाहिए, तो ये करिए। इसके अलावा आपका कंसिस्टेंसी इशू हो जाता है कि मान लीजिए आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे, लगातार रूटीन आप फॉलो नहीं कर पा रहे, आपका रूटीन ब्रेक हो जा रहा है, आपके घर में शादी हो जा रही है, 5-5 दिन तक आप जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो जाता है कभी कभी आपको बिना पढ़े हुए, तब क्या करें? आपको क्या तैयारी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल तैयारी मत छोड़िए। सभी लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ। जो टॉपर है आप उससे भी पूछ लीजिएगा, उसके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कंसिस्टेंसी में इशू जाता है, टाइम टेबल ब्रेक होता है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि आप कितनी जल्दी उस टाइम टेबल को दोबारा पकड़ सकते हैं। दोबारा वापस आइए, उसी दम के साथ वापस आइए जैसे कभी वो टूटा ही नहीं था। आपको टाइम लगेगा। जब आपका ब्रेक जो है वो लंबा अगर हो जाए मान लीजिए, तो ब्रेक लंबा होने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि आप छोटे एक्ट को पकड़ लीजिए। छोटे एक्ट से आप शुरुआत करिए, टाइम टेबल में समय कम कर दीजिए, कम समय पढ़िए, धीरे धीरे हर दिन उसको थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ाते चलिए, वो बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप सुबह से शाम तक पढ़ रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि समय कहां पर जा रहा है। ये समय जरूर आएगा। आपको पढ़ने में जो है मजा आना चाहिए। अगर आपके पढ़ने में मजा आ रहा है तो आपकी सफलता की जो चांस है वो 10 गुना हो जा रहे हैं और 100% आपको सफलता मिल जाएगी। तीसरा ये कि कभी कभी आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, आपके फेलियर्स आ जाते हैं, तो फेलियर्स को देखकर आपको लगता है कि गिव अप कर देना चाहिए। देखिए एक बात समझिए कि अगर आप फेल अगर हो गए हैं और आपको पता है एग्जैक्टली कि आप फेल क्यों हुए हैं, आपको रीजन पता है अपने फेलियर का, तो आप फेल नहीं हुए हैं, आप पास ही हुए हैं। इस चीज को आप मान लीजिए। अगर आपको पता है कि काम मुझे किस किस चीज पे करना है, क्या क्या चीज मेरी कमी रह गई, और अगली बार अगर आप उस पर काम करेंगे तो अगली बार आपको सफलता मिली ही जाएगी। ये गारंटी है, ये गारंटी है। आपको अगर एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि फेलियर जो है मेरा क्यों हुआ। अगर आपको पता नहीं चल पा रहा कि मेरा फेलियर क्यों हो रहा है और लगातार क्यों हो रहा है, तो फिर इसमें जरूर कुछ प्रॉब्लम है। आप किसी का गाइडेंस प्राप्त करिए इस चीज के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बेहतरीन जज जो हैं वो आप स्वयं के हैं। आप अपने आप को जिस तरीके से जज कर सकते हैं, कोई भी आपको उस तरीके से जज नहीं कर सकता। आपको अपनी कमियां पता होती हैं और इसीलिए अपने फेलियर से सीखिए, अगली बार इंप्रूवमेंट करिए। मैंने हर बार ये देखा है कि ना तो प्री में किसी का मार्क्स अगली बार कम होता है, ना मेंस में कम होता है, ना इंटरव्यू में कम होता है। तीनों स्टेज में कभी भी आपका कम नहीं होता। बशर्ते करना क्या, फेलियर से सीखना है, लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, और तीसरी बात पेशेंस रखना है। अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं तो मेरी बात आप मान लीजिए, आपको सफलता मिलने वाली है। कोई रोक नहीं सकता आपकी इस सफलता को, ये आप समझ लीजिए। और आखिरी में मैं ये एडवाइस आपको जरूर दूंगा कि जो प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको परस्यू करना चाहिए, प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, आप अपनी प्रोसेस को रिजल्ट से ज्यादा अहमियत देंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप रिजल्ट को बहुत अहमियत देंगे तो फिर आपकी दिक्कत है। तो प्रोसेस को आप ऐसे जिए कि आपका वो रिजल्ट से ज्यादा महत्व रखता है। आप जब हर दिन टाइम टेबल फॉलो करते हैं, वो हर दिन आपके लिए एग्जाम है। उस दिन के लास्ट में आपको अपना एवेल्युएशन करना है कि आज के दिन में आप पास हुए या नहीं हुए। तो प्रोसेस को रिजल्ट से ज्यादा अहमियत दीजिए और आपको पक्का सफलता मिलने वाली है। ये आप ले लीजिए। देखिए, तैयारी शुरू करते समय आपको इच्छा तो होनी ही चाहिए, साथ में एक पॉजिटिव मोटिवेशन आपके पास होना चाहिए। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है कि आपको ये जॉब परस्यू क्यों करनी है। आप अपने आप से पूछिए कि अगर आप, क्या ये ऐसा काम है कि सुबह से लेकर शाम तक आप बैठें और आप थके नहीं? क्या ये इस प्रकार का काम है जिसमें आपको इतना मजा आता है कि आप सुबह से शाम तक कर सकते हैं बिना थके हुए? अगर ऐसा है तो बिल्कुल इसको परस्यू करिए। यह आपका पॉजिटिव मोटिवेशन है। आपका इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए। आपको इसको पढ़ने में, इसको परस्यू करने में मजा आना चाहिए। जब मजा आने लगेगा तो आपको पता नहीं चलेगा आपकी जर्नी का और आपको सफलता मिल चुकी होगी। तो पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए नेगेटिव मोटिवेशन कभी ना रखिए। नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है? जैसे आपको सैलरी दिख रही है, आपको पावर दिख रही है, ये चीज आपको नहीं देखनी है। मुझे इस एग्जाम के क्रैक करने से पहले बिल्कुल नहीं पता था कि जज की सैलरी कितनी होती है। ना मैंने पता करने की कभी कोशिश करी, ना मैंने उसके पावर के स्कोप को पता करने की कोशिश करी। मुझे नहीं पता था कि कितनी उसकी सैलरी है, कितनी उसकी पावर है, स्कोप क्या है, क्या पर्क्स होते हैं, क्या अलाउंसेस होते हैं, कभी नहीं। ये मेरे लिए मोटिवेशन नहीं था। मेरा इसमें इंटरेस्ट था और मैं समझता था कि अगर मैं इसको परस्यू करूंगा तो ये मैं अपनी लाइफ जो है बहुत अच्छे से जी सकूंगा। मैंने जबरदस्ती इसको नहीं किया, ये मेरा इंटरेस्ट है इसलिए मैंने इसको किया है।
परस्यू। तो आप पॉजिटिव मोटिवेशन अपनी लाइफ में रखिए और ये एक शुरुआती स्टेप होगा आपकी सफलता प्राप्त करने का। अगर आपका इसमें नहीं है रुझान, तो जिसमें आपका रुझान है उसमें काम करिए। इससे आपकी सफलता के चांस जो हैं कई गुना बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।